Everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to study human respiratory system. This is a continuation video of the previous lecture that I have uploaded on the topic breathing and exchange of gases, which is the chapter number 14 of class 11th of human physiology unit. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है हम लोग की बॉडी में जो कि फ्लोट कर सकता है वाटर के अंदर। गैस करिए और सोचिए और बताइए। सो यस, यू ऑल आर राइट। लंग इज द ओनली ऑर्गन विच कैन फ्लोट इन द वाटर। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है कि क्या आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एल्वेलाई कितना हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट है। वी नो वी हैव टू लंग्स, तो दोनों लंग्स में कितने एल्वेलाई प्रेजेंट है। आपने सुना होगा कि एल्वेलाई जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कितने एल्वेलाई हैं जो हम लोग के दोनों लंग्स में प्रेजेंट होता है। आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, दैट इज ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्या होगा, रेस्पिरेशन, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हमने देखा, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, हमने दो टर्म पढ़े थे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, वेयर इज ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है उसमें हम ब्रीदिंग भी करते हैं। तो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बेसिकली जो है ऑर्गन जो रिक्वायर्ड है वही रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो कि रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं या ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यही हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने आप लोग के लिए एक डायग्राम जो है वो यहाँ से लेके आया हूँ। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि एक सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन से बना होगा ये। ठीक है। तो वही ऑर्गन्स क्या क्या इन्वॉल्व है वही हम लोग देखेंगे। सो वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। क्या हमारे पास अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल मतलब अपने पास कितने नॉस्ट्रिल हैं, दो नॉस्ट्रिल हैं। ठीक है। जो कि ओपन होते हैं, ओपन आउट होते हैं अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर जो नेजल ओपनिंग आपको दिखाई देती है, जो कि आप ऐसे ग्रॉसली भी देख सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग में अपने ही नाक देख सकते हैं। तो उसमें जो दो होल्स या फिर दो ओपनिंग आप लोग को दिखाई देती है उसी को बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं, नोस्ट्रिल सॉरी। ठीक है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर। ठीक है। अब ये नोज जो है, नोस्ट्रिल जो है वो कहाँ तक जाता है, वो कैसे कनेक्टेड है हमारी बॉडी से, वही यहाँ पे लिखा है कि इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। तो जैसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ, अगर किसी कंफ्यूजन है तो। वो ये हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है जिसके जो थ्रू जो है वो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, माउथ के थ्रू भी जाता है। लेकिन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा जो एयर को लेके जाने का काम करता है हमारी बॉडी तक, वो क्या है, एयर है, और वो क्या है, नोस्ट्रिल। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नोस्ट्रिल। ठीक है। इसके थ्रू जो है वो एयर एंटर करता है नोज में। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, हमारा नेजल कैविटी आता है या फिर नेजल पैसेज आता है, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थ्रू वो कहा जाता है, नेजल कैविटी में। ये नेजल पैसेज होते हैं नाक के थ्रू, जो स्पेस प्रेजेंट है उसके थ्रू ये कहा जाता है, नेजल चैम्बर में जाता है। और उसके बाद कहा जाता है नेजल कैविटी। ये पूरी कैविटी जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो मैंने मार्क किया है उसी को बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। ठीक है। तो एक बार देखते हैं। तो इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज। यही लिखा है यहाँ पे कि नेजल पैसेज के थ्रू वो नेजल चैम्बर में जाता है। ठीक है। नेजल चैम्बर क्या है, यही नेजल कैविटी का जो स्पेस प्रेजेंट है उसी को नेजल चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। वहां पे बहुत से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आप लोग को इतना जानने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। आप बस इतना जानिए कि नोस्ट्रिल के थ्रू एयर कहाँ गया। पहले देखो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फ्लो चार्ट। नोस्ट्रिल के थ्रू एयर कहाँ गया, नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर। मेन क्या है, नेजल चैम्बर में गया। ठीक है। नेजल चैम्बर में जाने के बाद क्या होता है कि नेजल चैम्बर जो है ओपन होता है इनटू फेरिंग्स।
नेजल चैम्बर जो है ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? सो फेरिंग्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ तक, ये पूरा, एक मिनट मैं अच्छे से इसको आउटलाइन कर देता हूँ। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा क्या है? फेरिंग्स। एयर जो है पहले कहाँ है? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से कहाँ आया? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के थ्रू कहाँ गया? फेरिंग्स में गया। कहाँ गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है अ पोर्शन होता है ऑफ विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये एक ऐसा पैसेज होता है जहां से दोनों को गुजरना पड़ता है, एयर एज वेल एज फूड, दोनों को। कैसे? देखो, ये हमारा नेजल कैविटी है पूरा, है ना, और ये हमारा क्या है? ओरल कैविटी है। ये ओरल कैविटी है हमारा, ठीक है। तो एयर जो है नाक के थ्रू जाएगा और ये फेरिंग्स में एंटर करेगा और यहां तक आएगा। वेयर एज फूड भी तो यहां से एंटर कर रहा है और ये फर्दर ये फेरिंग्स से होके ही गुजरेगा। तो फूड एज वेल एयर दोनों ही जो है वो फेरिंग से होके गुजरते हैं। ये जो फेरिंग्स का एरिया है वो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ से फूड भी होके गुजरता है और एयर भी होके यहीं से गुजरता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फेरिंग्स इज अ पोर्शन विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। और ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑफनली जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, कि इसको एक स्टेटमेंट बेस बना दिया जाता है कि फेरिंग्स इज अ पोर्शन विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो फेरिंग्स होता है, ये जो फेरिंग्स होता है वो ओपन होता है इनटू थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। वो कह रहा है कि फेरिंग जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो है एंट्री करता है थ्रू लैरिंग्स। मतलब रास्ते में क्या पड़ता है? लैरिंग्स पड़ता है, फिर क्या पड़ता है? ट्रेकिया। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नोस्ट्रिल से एयर गया नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से एयर गया कहाँ? फेरिंग्स में, और फेरिंग से एयर गया कहाँ? लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से वो कहाँ जा रहा है? ट्रेकिया में। कहाँ जा रहा है? ट्रेकिया। अब ये लैरिंग्स ट्रेकिया ये क्या होता है? तो फेरिंग्स तो मैंने बता दिया, फेरिंग्स से जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अप टू दिस लेवल, है ना, अप टू ये पूरा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो बेसिकली क्या है? आपका फेरिंग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि एयर का मूवमेंट क्या होता है। एयर का मूवमेंट मैंने बताया कि नेजल कैविटी में जाएगा, फिर उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स जो होता है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि साउंड का प्रोडक्शन कराता है। जैसे हम बोलते हैं कुछ भी, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हवा ले रहे हैं और हवा छोड़ रहे हैं, और हवा छोड़ने के दौरान जो है वो एक साउंड बनाता है, ठीक है। ये साउंड में कन्वर्ट करने का जो ऑर्गन काम करता है उसी को बोलते हैं हम लैरिंग्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। और ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज आपको पता है बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है ना, ये क्या होता है? सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो लैरिंग्स क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प्स इन द साउंड के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, हैंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक तो मैंने जो भी कहा उसको एक बार मैं समराइज कर, मैंने कहा कि एयर का पैसेज कैसे हो रहा है, मतलब किस किस पैसेज के थ्रू जो है एयर हमारी बॉडी के अंदर, और बेसिकली लास्ट में जाना कहाँ है? इसको लंग्स तक जाना है। तो लंग्स तक जाने तक का जो रास्ता है वो क्या क्या रास्ते में पड़ रहा है वही हम बता रहे हैं। जैसे हम लोग घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होते हैं? बहुत सारे शॉप्स पढ़ते हैं, बहुत सारे घर पढ़ते हैं, तो कौन कौन से रास्ते से गुजरता हुआ एयर जो है लंग्स तक पहुंच रहा है, वही रास्ते यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज जो प्रेजेंट है वो नोस्ट्रिल है हमारा। उसके बाद कहाँ गया? नेजल चैम्बर में गया, और नेजल चैम्बर के बाद कहाँ गया है? फेरिंग्स में। आप लोग भी इसको रिपीट करेंगे तो आप लोग को जल्दी याद होगा। तो नेजल चैम्बर में गया, फिर नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स में गया। और फेरिंग्स क्या मैंने बताया फेरिंग्स के बारे में? कि एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। फूड और एयर दोनों के लिए क्या है? एक कॉमन पैसेज है, दोनों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है? लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बारे में मैंने खास बात क्या बोली कि ये कार्टिलेजिनस ऑर्गन है और ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और इसलिए इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है या वॉइस बॉक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है।
उसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया के अंदर जो है वो एयर एंटर कर जाता है, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स ये आगे कंटिन्यू हो गया तो क्या फॉर्म करेगा, ये ट्रेकिया। इसमें जो है एयर पास करेगा और ट्रेकिया के थ्रू गुजरता हुआ आगे उसके और ज्यादा क्या है, वो ब्रांचेस हैं, और जिसके थ्रू फाइनली जो है वो एल्वेलाई तक पहुंचने का काम करता है, और ये सारा स्ट्रक्चर मिलके जो है वो लंग्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। पढ़ेंगे ये, आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा हमको इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि साउंड बॉक्स तक आवाज कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, ट्रेकिया तक पहुंच गया उसके बाद। फिर आगे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब क्या होता है कि घोटना, खाने को जब हम लोग निगलते हैं या घोटते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ग्लॉटिस, पहले हमको बताना चाहिए कि ग्लॉटिस होता है क्या। ग्लॉटिस जो होता है विंड पाइप को बोलते हैं और ट्रेकिया को बोलते हैं। ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, या फिर ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लॉटिस, आप ग्लॉटिस के बारे में मैं बताता हूँ, देखो ये हमारा विंड पाइप है, बेसिकली लैरिंग्स ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है हमारा, ये हमारा विंड पाइप है, या फिर इसको बोला मैंने क्या, ग्लॉटिस, विंड पाइप या ट्रेकिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एयर हो गया, इस रास्ते से एयर आ रहा है और इस रास्ते से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है, फूड आया और एयर आया। अगर हम फूड भी ले रहे हैं, इस पैसेज के थ्रू दोनों गुजर रहा है, और ये ओपनिंग जो है खुला हुआ है, ये हमारा कहाँ जा रहा है, ट्रेकिया में मतलब लंग्स में, और ये पीछे वाली ओपनिंग जो है वो कहाँ चली जाती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस आपको पता है क्या होता है, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या जाता है, फूड जाता है जो कि स्टमक तक जाता है, फिर इंटेस्टीन के थ्रू जाता है और इन के थ्रू पास आउट कर देते हैं हम लोग फीसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये ट्रेकिया जो किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो एयर को कहाँ जाना चाहिए, एयर को कहाँ जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए कि ट्रेकिया में जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेकिया में जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए। लंग्स का काम है ना एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करना, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, है ना, पूरी बॉडी तक जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। वेयर इसोफेगस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर गलती से, अगर ये फूड गलती से कहाँ चला गया, अगर ट्रेकिया में चला गया या लंग्स में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आदमी को निमोनिया हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा कि लंग का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आदमी डाई भी कर सकता है, डेथ भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा खाना अटक गया, है ना, किसी को खाना खा रहा था और वो खाना जो है किसमें चला गया, लंग्स में चला गया, जिसकी वजह से क्या है, आदमी की डेथ हो गई, या फिर भर्ती होना पड़ गया उसको अस्पताल में। तो ये सब किसकी वजह से होता है कि जब खाना जो है वो ट्रेकिया के अंदर चला जाता है, तब ये सब सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं हमको। तो नेचर ने क्या किया है, फिर भगवान ने क्या किया कि खाने को जो है उसका रास्ता अलग करने के लिए वो गलती से भी किस में ना चला जाए, लंग्स में ना चला जाए, मतलब ट्रेकिया में ना चला जाए, उसके लिए एक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, एपीग्लोटिस। एपी मतलब क्या होता है, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब क्या होता है, ऊपर, और ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर ये स्ट्रक्चर जस्ट प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि ये हमारा क्या है, ग्लॉटिस है, और ये हमारा क्या है, एपीग्लॉटिस है। तो एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो खाने को चबाते हैं, खाने को चबाते हैं तो वो स्फेरिकल मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, बोलस, जिसको बोलते हैं क्या, बोलस। अब ये बोलस जो है ओरल कैविटी के थ्रू ट्रेवल करके जाता है टंग से पीछे, और फिर यहाँ पे फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स में आने से पहले क्या होता है कि ये जो है एक प्रेशर डालता है एपिग्लॉटिस के ऊपर, और ये एपिग्लॉटिस जो है वो ऐसे प्रेस हो जाता है और वो किसको कवर कर लेता है, ये ऐसे नीचे आ जाता है और ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। मतलब ग्लॉटिस के ऊपर ये एक ढक्कन की तरह जो है वो काम करता है और बंद कर देता है ग्लॉटिस को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ड्यूरिंग डिग्लूटिशन या फिर स्वेलिंग उसी को बोलते हैं, घोटना, खाना जब हम लोग घोटते हैं तो क्या होता है कि खान ये ग्लॉटिस तुरंत क्लोज होता है और फूड जो होता है पीछे के रास्ते के थ्रू यूसोफेगस में चला जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वो लंग्स में ना जाके कहाँ चला जाता है, इसमें चला जाता है। और ये जब हम लोग घोटते हैं खाना, जब हम लोग स्वेलिंग करते हैं, जब डिग्लोटेशन करते हैं, हमेशा ये एपिग्लोटिस जो होता है वो क्लोज हो जाता है, ताकि गलती से भी फूड का एंट्री कहाँ ना हो जाए, ट्रेकिया के अंदर ना हो जाए। और जब ये एपिग्लोटिस का फंक्शन जो है थोड़ा बहुत भी अल्टर होता है, अल्टर हुआ मतलब चेंज हुआ, मतलब एपिग्लोटिस ने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब वो
ग्लॉटिस को क्लोज नहीं कर पाया तो फूड जो है, फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रिकिया में एंट्री कर सकता है, जिसकी वजह से निमोनाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है पर्सन को, और आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो एपिग्लॉटिस के बारे में मैंने बताया आपको कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी जिंदगी को बचाने के लिए। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप, विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया। ठीक है, सो ड्यूरिंग स्वेलिंग, यही लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग स्वेलिंग क्या होता है कि ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फैस। ये सब वर्ड जो है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस, वैसे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर क्या था हमारा? लैरिंग्स भी था, है ना, लैरिंग्स हो गया, है ना, हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, ये दोनों जो होते हैं कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं, मूवेबल स्ट्रक्चर है ना। एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है? क्लोज करने का काम कर रहा है ग्लॉटिस को। ये दोनों कार्टिलेजिनस सिस्टम है, जैसे ताकि स्लाइटली मोबाइल हो। ठीक है ना, मोबाइल मतलब मूव कर सके, इसलिए ये कार्टिलेज का बना होता है। सो सो ड्यूरिंग swelling glottis कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिग्लॉटिस के नाम से भी जाना जाता है। और एपिग्लॉटिस ये करके क्या करता है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, उसको लैरिंग्स में नहीं एंट्री करने देता है, या फिर ट्रेकिया में नहीं एंट्री करने देता है, विच लीड्स टू द लंग कैविटी, लंग में नहीं जाने देता है वो बेसिकली। ठीक है, तो ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रेकिया क्या होता है? ये ट्रेकिया क्या होता है? तो ट्रेकिया विंड पाइप है, एक तरह से पाइप जैसे होती है वैसे है। तो ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मतलब कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ तक उसका लेवल है, कहाँ तक जा रहा है, लास्ट स्टॉपेज उसका क्या है? तो एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक रीजन, मतलब मिड थोरेसिक कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी के बीच में। और मैंने आपको कई सारी वीडियोस पहले ही बताई हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने एक वीडियो बनाया था हार्ट के ऊपर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, और कौन क्या जो है वो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को? डायफ्राम, है ना। तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको वो स्ट्रक्चर। तो जैसे ये ह्यूमन बीइंग, और ये ह्यूमन बीइंग है, और ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। ठीक, तो डायफ्राम स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको जानना क्या है, ये डिवाइड करता है पूरा हमारे इस ये कैविटी को दो पार्ट में। इसके ऊपर का जो कैविटी है, डायफ्राम को अलग कलर से बना देता हूं मैं। डायफ्राम की जो ऊपर वाला कैविटी है उसको बोलते हैं क्या? रेस, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, सॉरी, थोरेसिक कैविटी। तो डायफ्राम के ऊपर का जो कैविटी मतलब क्या होता है? स्पेस, खाली स्पेस, जो स्पेस प्रेजेंट है अबव द डायफ्राम उसको हमने बोला क्या? थोरेसिक कैविटी। और जो स्पेस प्रेजेंट है बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, उसको हम बोलते हैं क्या? एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एब्डोमेन, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो व्हाट इज थोरेसिक कैविटी, व्हाट इज एब्डोमिनल कैविटी, तो आप कैसे बताएंगे? हम कहेंगे कि भाई हमारी बॉडी में जो होता है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? डायफ्राम। डायफ्राम जो है हमारी पूरी बॉडी कैविटी को जो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसके ऊपर का जो कैविटी बचा उसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे लंग्स लाई करता है, हार्ट लाई करता है। वेयर इज एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे इंटेस्टाइन लाई करता है, स्टमक लाई करता है ना, ये सारी ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, लाइक किडनी लाई करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो लाई करती हैं कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, तो अभी तक क्या कहा मैंने कि ट्रेकिया जो है एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक रीजन। मिड थोरेसिक मतलब ऑलमोस्ट बीच में। तो ये हमारा देखो, ये डायफ्राम है, ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है, ये ये हमारा डायफ्राम है। तो अगर डायफ्राम के लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, और एक मैं ड्रॉ कर लूँ ये थोरेसिक कैविटी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रेकिया जो है वो ये हमारा ट्रेकिया है, ये पूरा ये हमारा ट्रेकिया है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर रहा है दो पार्ट में, उससे पहले का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा क्या है? हमारा ट्रेकिया है। ये जो स्ट्रेट ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा क्या है? हमारा ट्रेकिया है। और ये डिवाइड कर रहा है एक लेवल पे जाके, तो ऑलमोस्ट ये क्या है? बीच में, ये पूरा थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी के ऑलमोस्ट ये बीच में लाई कर रहा है, ये पूरे डिस्टेंस के ऑलमोस्ट बीच में ये लाई कर रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा ट्रेकिया है वो डिवाइड करता है जाके कहाँ, किस लेवल पे? मिड थोरेसिक कैविटी में ऑलमोस्ट जाके वो लाई कर एक्सटेंड, मतलब वहां तक एक्सटेंड करता है, वहां तक इसका जो है लेवल प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच डिवाइड कर जाता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा
इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, और वहां पे जाने के बाद ये डिवाइड कर जाता है दो पार्ट में। तो दूसरा इसका लैंडमार्क क्या है कि हमको पता है कि ट्रेकिया के पीछे क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के पीछे कौन सा वो बोन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिब्रेटल कॉलम, वर्टिब्रेटल कॉलम, है ना। वर्टिब्रेटल कॉलम किससे बना होता है, बोन से मिलके बना होता है ना। कई सारे बोन्स होते हैं, टोटल कितने बोन्स होते हैं वर्टिब्रेटल कॉलम में, 26 बोन होते हैं। कितने होते हैं, 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। आपको एक बार मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रेटल कॉलम है। थोड़ा सा कर्व होता है, दो कर्व होता है, एक यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। चार कर्व है टोटल। दो जो है कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, जिस तरफ से देखें उसके अकॉर्डिंग है। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इसके लिए क्या है, कॉनकेव है। ये वाला रीजन क्या है, कॉनकेव है। और ये वाला रीजन क्या है, कॉन्वेक्स है। ये वाला रीजन कॉनकेव है, ठीक है। फिर ये वाला रीजन क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये सब जानने की अभी जरूरत नहीं है, आप जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें इसको पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में बता रहा हूँ कि टोटल कितने होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रीज होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा होते हैं, और सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं। सर्वाइकल जो होते हैं 7 होते हैं, थोरैसिक जो होते हैं 12 होते हैं, लंबर जो होते हैं 5 होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और सैक्रल कितने होते हैं 4 होते हैं। बाद में चल के ये 5 बोन जो है फ्यूज हो जाती है, एक बोन बना देती है फ्यूज होके, और ये 4 बोन फ्यूज होके एक बोन बना देती है। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास वर्टिब्रेटल कॉलम में, कितने बोन हो जाते हैं, 7। ये 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, एक लंबर और एक सैक्रल, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 7 2 9 10 11, 100 सैक्रल होते हैं 5, उसके नीचे होता है कॉकिक्स, कॉकिक्स होता है 4। ये फ्यूज होके 1 बनाता है, ये फ्यूज होके 1 बनाता है, ठीक है। और ये 5 रहता है लंबर। तो लंबर हो गया 5, सैक्रल फ्यूज होके बना 1, और कॉकिक्स फ्यूज होके बना 1, ठीक है। तो टोटल कितना है एडल्ट में वर्टिब्रल बोन्स कितने होते हैं, तो 7 12 कितना हो गया हमारा 19, 19 5 कितना हो गया 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। टोटल कितने बोन्स हैं वर्टिब्रेटल कॉलम में, 26 बोन्स टोटल। ये बस आप लोग को बताना था। और यहाँ भी बोला है कि जो डिवाइड कर रहा है ट्रेकिया जाके किस लेवल पे डिवाइड कर रहा है, T5 पे। T5 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा के 5। तो अगर ये थोरैसिक वर्टिब्रा यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है तो यहाँ T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, तो ऐसे ही करके जहाँ T5 प्रेजेंट है पीछे से अगर हम देखें T5, तो उसके जस्ट आगे अगर मूव करेंगे तो वहां पे जो है ट्रेकिया जो है वो डिवाइड कर रहा होगा दो पार्ट में, और वो डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्रोंकाई। तो ये हमारा ट्रेकिया है, ये T5 का लेवल है। T5 यहाँ से डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, और ये जो डिवाइड करके स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकाई। और पहली बार ये टूटा है और बन टूट के बनाया ब्रोंकाई तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, दूसरी बार टूटेगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और तीसरी बार टूटेगा इसको बोलते हैं टर्शरी। तो इसको एक बार मैं बताता हूँ कैसे है ये सब तो हमने देख लिया था ना, यही मैं बना देता हूँ। जैसे ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, ये यहाँ से ट्रेकिया था, पहली बार डिवाइड किया तो क्या बना, ये ब्रोंकाई। और पहली बार किया तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। दूसरी बार ये टूटेगा तो कहलाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है। पहली बार टूटा है ना, दो ही पार्ट में तो टूटेगा, तो दोनों को प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर ये दो बार टूटेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये टूटेगा तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। और फिर टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये टूट टूट के बनाता है क्या, ब्रोंकियोल्स। क्या बनाता है, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में जो इन आगे प्रेजेंट होते हैं उसको इनिशियल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और जो डिवाइड कर करके लास्ट में जो प्रेजेंट होते हैं मतलब उसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियल। टर्मिनल ब्रोंकियल किसे बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद जिसके बाद जो है एल्विलाई, एल्विलाई बनना स्टार्ट हो गया। एल्विलाई विस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उससे पहले जो ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम क्या, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्शियरी ब्रोंकियोल जहां खत्म हो रहा है तब, टर्शियरी ब्रोंकाई जहां खत्म हो रहा है उसके बाद से जो फॉर्म होगा वो क्या है, ब्रोंकियोल, उसको बोलेंगे इनिशियल। सबसे पहले बने हैं ब्रोंकियोल्स, इनिशियल। ब्रोंकियोल्स में इनिशियल टर्मिनल यूज करेंगे, और ब्रोंकाई में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई यूज करेंगे। ओके, इतना बताना चाहिए बस। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ कैसे लाइक फॉर्म हो रहा है।
मैंने बताया आपको कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ। कितने नोस्ट्रिल हैं अपने पास, दो। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर में पहुंचा, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में खास बात क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, ईयर। उसके बाद पहुंचा लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स के बारे में खास बात क्या बताया, किसका बना होता है, कार्टिलेज का। दूसरी बात कि ये इसको किसके नाम से जाना जाता है, साउंड बॉक्स। क्यों, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और लैरिंग्स लीड्स टू ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। तीसरा नाम क्या है इसका, और किस नाम से जानते हैं, ग्लॉटिस, है ना। अब ये ट्रेकिया जो है वो कहाँ तक लाई करता है, मैंने बताया आगे मिड थोरैसिक रीजन, और पीछे से अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रेटल कॉलम के कौन से वर्टिब्रेटा के जस्ट सामने लाई करता है ये T5। T5 क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 5, मतलब पांचवा थोरैसिक वर्टिब्रा जो है उसके जस्ट सामने जो है ट्रेकिया दो पार्ट में बाइफरगेट, मतलब डिवाइड कर रहा होगा दो पार्ट में। और जो पहली बार डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई बोलते हैं। और सबसे पहले डिवाइड किया है तो प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है तो बनाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है तो बनाता है टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और जो पहले बने ब्रोंक्यूल्स को इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फर्दर ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन होता है, और लास्ट में चल के जो ब्रोंक्यूल्स बनता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, मतलब क्या होता है, लास्ट। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स मतलब लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट ऑर्गन या फिर लास्ट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है लंग्स के अंदर उसको बोलते हैं एल्वाई। और एल्वेलाई जो है वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं लंग्स का है, मतलब उसी के थ्रू सारा काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा, और गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है, ना कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स के बीच में या ट्रेकिया के बीच में होता है। ठीक है, मतलब हमको एयर को अगर एक्सचेंज करवाना है बॉडी में, मतलब ब्लड तक लेके आना है, तो हमको कहाँ तक पहुंचाना है, लास्ट स्टेज, लास्ट उसका स्टेशन क्या है, एल्विलर। ठीक है, ठीक है, लखनऊ से गोरखपुर जाना है तो बीच में बहुत सारे स्टेशन। ठीक है, तो वही ये स्टेशन जो है ब्रोंकाइस है, प्राइमरी ब्रोंकाइस, सेकेंडरी ब्रोंकाइस, टर्शियरी ब्रोंकाइस, इनिशियल ब्रोंकाइस, टर्मिनल ब्रोंकाइस। लास्ट में हमको जाना क्या है, गोरखपुर, तो लास्ट स्टेशन क्या है, एल्विलाई। ठीक है, एल्विलाई लास्ट स्टेशन है, इस जहां तक एयर पंप को पहुंचाना है, उसके बाद वो ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड जो है पूरी बॉडी में लेके जाएगा उस एयर को, और जिस सेल को जरूरत होगी वहां पे वो ऑक्सीजन दे देगा उनको। बेसिकली सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, बस इसी के लिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक मैंने ये कहा कि ट्रेकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक रीजन, डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ कहाँ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, क्योंकि एक एक लाइन जो है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आ जाता है और पूछता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, और ये डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और आगे क्या लिखा है कि ये जो ईच ब्रोंकाई है वो अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर क्या बनाएंगे, ब्रोंक्यूल्स, मैंने आपको बताया अभी, एंडिंग अप इनटू द वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन जाता है लास्ट में चल के। और द ट्रेकिया जो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई जो होते हैं, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ये सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कार्टिलेजनस रिंग, और वो भी इनकम्प्लीट। ये पूरा लाइन अच्छे से याद होना चाहिए कि ये इनकम्प्लीट है, कार्टिलेजनस के रिंग है। और कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजनस रिंग, लास्ट स्टेशन क्या है इसका, इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक। ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक नहीं याद रखना, इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक जो है वो कार्टिलेज के बने हुए इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारा ब्रोंक्योल्स है, और ये फर्दर डिवाइड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बना ही देता हूँ, ये हमारा ट्रेकिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हो जाएगा हमारा इससे डिवाइड, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड किया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये फर्दर डिवाइड करेगा क्या बनेगा, टर्शियरी ब्रोंकाई। वो फर्दर डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, ब्रोंक्योस। पहले जो बने वो क्या है, इनिशियल ब्रोंक्योस। तो ये इनिशियल ब्रोंक्योस तक ही क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। कैसे रिंग प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ये सी शेप का रिंग होता है, मतलब आगे तो कंप्लीट दिखेगा, आगे से अगर हम देखेंगे, मतलब अगर सामने कोई आदमी फेस किया है तो अगर हम आगे से उसका बॉडी डाइसेक्ट करते हैं तो आगे से हम देखेंगे तो ये जो ट्यूब है इसके ऊपर पूरा दिखेगा ये रिंग। लेकिन हम इसी को पीछे से देखेंगे, मतलब डॉर्सल व्यू इसी का अगर हम देखें, मतलब पीछे से अगर देखें उस आदमी को, तो पीछे ये पूरा ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, आधा ही प्रेजेंट होगा ऐसे सी से में, जैसे कोई किसी का गला पकड़ता है ना, गला,
गला पकड़ता है तो आगे क्या होता है, पूरा फिंगर्स रहेगा, ठीक है। पीछे क्या होगा, पूरा फिंगर्स क्लोज नहीं हो पाएगा ना, पूरा इतना बड़ा हाथ नहीं है किसी का कि पूरा मतलब गला ही घोटते हैं, मतलब गला घोटने का मतलब कि पूरा पीछे तक पकड़ ले, है ना। ये दोनों फिंगर जो है अपने अप्रोक्सीमेट पीछे हो जाए, नहीं ना, ऐसे ही होगा ना कि आगे से तो पूरा प्रेजेंट होगा हाथ, लेकिन पीछे फिंगर जो है वो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा। तो ये इनकम्प्लीट, ऐसे ही रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। पीछे से हम देखेंगे तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को, मतलब सर्कुलर नहीं है ये इनकम्प्लीट सर्कुलर रिंग, इनकम्प्लीट रिंग्स, ठीक है। आधे से तो पूरा है। और ये कहाँ तक प्रेजेंट है, मैंने बताया कहाँ तक प्रेजेंट है ये, इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक प्रेजेंट है, टर्मिनल ब्रोंक्योल नहीं, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक प्रेजेंट है। यही यहाँ पे लिखा है कि हमारा क्यों प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, सोच के देखिए कि ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग क्यों प्रेजेंट, इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये ट्यूब है ना, पाइप होती है, पाइप, ये हमारा पाइप है। तो पाइप फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ये भी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, मसल का बना हुआ है, तो फ्लेक्सिबल है। तो हो सकता है ये कंस्ट्रिक्ट भी कर जाए, और अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर गया तो क्या एयर का पैसेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एयर का पैसेज अगर नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो आदमी की क्या हो जाएगी, डेथ। आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचा बॉडी तक, सबसे पहले कहाँ, ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो ब्रेन डेथ हो जाएगा, तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हार्ट के पास नहीं पहुंचा तो एंजाइना हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता है इसको, तो कभी पचक गया अगर बीच में से, कहीं कहीं पे कंस्ट्रिक्शन आ गया इसमें, तो आदमी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको होल्ड करने के लिए अपने पोजीशन में, इसको चिपका के रखने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए जो होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ रिंग होता है, जो कि इसको जो है हमेशा पकड़े रहता है, जकड़े रहता है चारों तरफ से, जिससे क्या होता है कि ये कोलैप्स ना हो जाए, कोलैप्स मतलब पचक ना जाए, और बंद ना हो जाए, कंस्ट्रिक्ट ना कर जाए, और ऑब्लिटरेट ना हो जाए। सबका कहने का मतलब ये है कि ये क्लोज ना हो जाए, ठीक है। ठीक, मेन काम क्या है बता दिया मैंने, क्यों प्रेजेंट होता है सोच सकते हैं, और कहाँ तक प्रेजेंट होता है, इनिशियल ब्रोंकियस तक, ये याद रहना चाहिए। और ये इनकम्प्लीट होता है और कार्टिलेज का बना हो, ये तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए कि ये कहाँ तक प्रेजेंट है, इनिशियल ब्रोंकियस तक प्रेजेंट है। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और किसका बना है, कार्टिलेज का कि मसल का, कार्टिलेज का बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो गिव राइज टू वेरी, बहुत सारे क्या, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है हमारा, वेस्कुलराइज्ड बैग। और वेस्कुलराइज का मतलब मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, क्या होता है, मतलब ब्लड की, ब्लड सप्लाई है, ऑब्वियसली बात है, ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचाना है, तो एल्वेलाई तक ही तो लास्ट उसका स्टेशन है, वहीं तक तो आएगा। तो वहां पे तो ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है, तभी ना एक्सचेंज हो पाएगा गैसेस का। तो इसीलिए जो होते हैं एल्वेलाई जो होता है वो वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा टर्मिनल ब्रोंक, एल्व्यूलर डक्ट होता है उससे पहले, एल्वेलाई से पहले जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट मैं बता देता हूँ। उससे पहले क्या प्रेजेंट होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। मैंने बोला टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट एल्विलाई आता है। और ये हमारा क्या है, एल्विलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एल्विलाई। इसके अंदर क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। और ये रिच होता है ब्लड सप्लाई में, क्यों, ताकि ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में डाल सके, ताकि वो पूरी शरीर तक पहुंचा सके। अगर किसी भी चीज को हमको पूरे शरीर तक पहुंचाना है तो ब्लड के थ्रू से गुजारना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को भी शरीर तक पहुंचाना है तो ब्लड को दे दो, ब्लड जो है सारे सेल्स के पास जाएगा और सबको पहुंचा देगा ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एल्वेलाई में जाएगा, और ऑक्सीजन जो है एल्वेलाई से ब्लड में आएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। एल्वेलाई क्या है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है, थीन है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इरेगुलर वॉल्ड है। ये सारी लाइंस आपको बताना चाहिए, क्योंकि सारे जो है एक स्टेटमेंट में नहीं देगा और कोई एक चीज गलत लिख देगा, लिख देगा थिक, है ना, वेरी थिक लिख देगा इसको, इरेगुलर की जगह रेगुलर वॉल्ड लिख देगा, वेस्कुलराइज की तो नॉन वेस्कुलराइज बैग लिख देगा। तो ये सारे तीनों पॉइंट जो है, एक एक लाइन जो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन बन सकता है। और काफी हार्ड नहीं है ये, मैं आपको याद करा रहा हूँ ना, इतनी बार मैं बोल दूंगा ना कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बहुत लंबी हो रही है वीडियो। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्योस एंड एल्वेओलाई कंप्राइजेस ऑफ लंग्स। अब ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क हमने अभी तक देखा, जो भी ये ताम झाम अभी तक देखा कि भाई ट्रेकिया है, ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड कर रहा है, ब्रोंकाई जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड कर रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर डिवाइड कर रहे हैं टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योस, इनिशियल ब्रोंक्योस, लास्ट में जाके टर्मिनल ब्रोंक्योस, और ये एल्वेलाई है, एल्वेलर डक्ट है। ये सारा जो है स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर। इसी को बेसिकली लंग्स बोलते हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बना मिल के बना रहा है क्या हमारा लंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लंग्स में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किससे फॉर्म हो रहा है ये, तो आप क्या यही बताएंगे भाई कि प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से ट्रेकिया मत बोल दीजिएगा इसमें, ट्रेकिया से नहीं स्टार्ट हो रहा है लंग्स। ट्रेकिया देखो, ट्रेकिया ये लंग्स है हमारा, लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई जा रहा है, ना कि ट्रेकिया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रेकिया इज अ पार्ट ऑफ लंग, तो बोलोगे नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हाँ, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, लेकिन वो लंग का पार्ट नहीं है। लंग में क्या आ रहा है? प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई टिल एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो ये सारा जो है लंग्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। और हमें पता है वी हैव टू लंग्स, हमारे पास कितने लंग्स है? चार तो है नहीं, दो ही लंग्स है, सबको पता है, दो फेफड़े हैं हमारे पास, विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। डबल लेयर्ड प्लूरा, ये पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट मिलता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लंग जो है दो वॉल से कवर है, और उन दोनों वॉल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? दो वॉल है उसके बीच में फ्लूइड भरे हैं, क्यों? ताकि दोनों वॉल जो है आपस में रगड़ ना, है ना, फ्रिक्शन ना पैदा हो। अगर फ्रिक्शन पैदा होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, हीट से क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, है ना। दोनों हाथ को रगड़ो, काफी देर तक हीट प्रोड्यूस होगा, और आपको लगेगा आपका हाथ जलने वाला है, जलने वाला है, तो आप हाथ हटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लेयर्स भी प्रेजेंट है। अगर दोनों लेयर चिपक गए और ये फ्लूइड बीच में प्रेजेंट नहीं रहा, दोनों चिपक गए, तो फ्रिक्शन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न हो जाएगा भाई, लंग्स बर्न हो जाएगा, तो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड। और दो लेयर बनाए क्यों भगवान ने? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यार। कवर के ऊपर कवर क्यों चढ़ाते हो, है ना। टैबलेट है, टैबलेट के ऊपर आप क्या है, लेमिनेशन टेम्पर लगवाते हो, है ना, उसके ऊपर कवर डालते हो, उसके ऊपर फिर बैग में उसको रखते हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोटेक्शन के ऊपर प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको कवरिंग की जरूरत, प्रोटेक्शन की जरूरत तो है, क्योंकि इतना मेहनत से वो स्ट्रक्चर बना है, उसको ऐसे ही तो डैमेज होने नहीं देंगे। इतने मेहनत से अपने आईपैड खरीदा है, तो उसको ऐसे तो डैमेज नहीं होने देंगे उसका। जब तक टेम्पर नहीं लगवाएंगे, जब तक कवर नहीं लगवाएंगे, तब तक कहीं लेके नहीं जाएंगे आप उसे। इसको बैग के अंदर नहीं रखेंगे, बैग के अंदर बैग, है ना, तब तक आप उसको नहीं लगेंगे। तो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली जो है ये लेयर्स जो है भगवान ने बनाए। और ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है मैंने बताया, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन लंग सरफेस में। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में होता है, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा लंग्स है, ये लंग्स है हमारा, देखो ये हमारा लंग्स है। तो इसके दो लेयर मैंने बताया, दोनों लेयर में बना देता हूँ। ये हमारा हो गया इनर वाला जो चिपका हुआ है लंग्स से, और एक जो है हमारा बाहर प्रेजेंट है जो किससे नहीं चिपका है। एक मिनट भाई, मेरा रेड वाला मान लो कि वो लेयर है जो इससे चिपका हुआ है, मैं दूसरा लेयर बना रहा हूँ जो इससे नहीं चिपका हुआ है, बाहर की तरफ पे अंदर ये। तो दो लेयर के बारे में बोला इन्होंने। एक जो लंग से चिपका हुआ है उसको बोलते हैं, मैंने ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी जो हार्ट की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बताया था कि क्या होता है जब दो प्लूरा या फिर दो कवरिंग्स होती हैं, तो जो कवरिंग जो होता है वो ऑर्गन के कांटेक्ट में होता है। ये ऑर्गन है हमारा, लंग है हमारा, लंग्स के कांटेक्ट में होता है, उसको बोलते हैं क्या? एक विस्लर प्लूरा होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है? पैराइटल प्लूरा होता है। ठीक है, तो विसरल प्लूरा जो होता है वो ऑर्गन के कांटेक्ट में होता है। विसरल मतलब होता है ये हॉलो ऑर्गन, यहाँ पे हॉलो ऑर्गन क्या है? लंग्स है, तो विस्लर प्लूरा बोलेंगे इसे। और जो बाहर वाला लेयर प्रेजेंट है उसको पैराइटल, पैराइटल मतलब होता है ये बाहर की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये सब वर्ड जो है पैराइटल, विसरल, ये सब वर्ड जो है आप ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर काम आएंगे। ठीक है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, हर जगह बायो में आप इनको देख लेंगे, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और जब भी दो लेयर्स की मैं बात करूंगा तो एक लेयर जो है वो ऑर्गन से चिपका होगा, उसको विसरल हमेशा बोलेंगे, और जो बाहर का लेयर होगा उसको पैराइटल बोलेंगे, कहीं पे प्लूरा बोलेंगे, कहीं पे कुछ और बोलेंगे। लंग्स केस में इसको क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। इतना बात याद रहना चाहिए। ठीक है,
इतना बात क्लियर है। तो ये सब तो हो गया था। वेयर एज इनर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, इनर वाला मैंने बताया विसल, इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग, के कॉन्टेक्ट में होता है लंग सर्फेस से, जिसको विसल प्लूरा बोलते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग जानेंगे तो अच्छी बात है, आप ही की नॉलेज के लिए बढ़िया है। बस ये वर्जन होता है, आपको पता होना चाहिए कि दो लेयर्स हैं, एक जो है लंग से चिपका हुआ है और एक जो है बाहर थोड़ा सा प्रेजेंट है, और दोनों के बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट है, दोनों के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको बोल रहे हैं प्लूरल फ्लूइड, और वो स्पेस को बोलते हैं कैविटी, स्पेस को क्या बोलते हैं, कैविटी। ये स्पेस जो है प्लूरल कैविटी है, कैविटी है। और कैविटी फिल्ड किससे है, किससे भरी हुई है ये, प्लूरल फ्लूइड से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है फ्लूइड, फ्लूइड से, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। क्यों फ्रिक्शन रिड्यूस क्यों करना है, ताकि ये दोनों सरफेस आपस में रगड़ में ना आए, आपस में क्लोज कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से बर्न हो सकता है, फ्रिक्शन हीट का जनरेशन होगा, और क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, और डैमेज हो सकता है लंग। इसकी वजह से जो है फ्लूइड फ्लूइड दोनों के बीच में प्रेजेंट है। फिर द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोस कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। और लंग्स में जो होता है दो स्ट्रक्चर, दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, और दूसरे को रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होते हैं। इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ये कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है बेसिकली एयर को कंडक्ट करना, कंडक्ट मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। जैसे मैं जो है लखनऊ चारबाग स्टेशन पे मैं बैठा, ये हमारा चारबाग स्टेशन है, ये हमारा चारबाग स्टेशन है, चारबाग स्टेशन है, और ये हमारा गोरखपुर स्टेशन है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा, बस या फिर ट्रेन। या तो मैं बस से जा सकता हूँ, या तो ट्रेन से जा सकता हूँ, या कार से जा सकता हूँ, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमको क्या है, एयर बाहर प्रेजेंट है, उसको हमको ट्रांसपोर्ट कराना है कहाँ तक, ब्लड तक लेके जाना है, ब्लड तक लेके जाना है, ब्लड में डालना है जाके। तो ट्रांसपोर्ट करने का पूरा काम कौन कर रहा है बताओ, कहाँ से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जा रहा है, एयर तो बाहर प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, जहां से ओपनिंग स्टार्ट है बॉडी की, जहां से एयर अंदर जा रहा है, वो पूरा कंडक्टिंग पार्ट है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, नोस्ट्रिल से, नोस्ट्रिल से कहाँ गया, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फायरिंग्स, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, आप लोग जितना रिकॉल करेंगे उतना याद रहेंगे, याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फायरिंग, फिर फायरिंग के बाद क्या है, सॉरी 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 सॉरी, फायरिंग्स पहले आएगा, फिर उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हो गया किस लेवल पे, D5 पे, ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योल, फिर इनिशियल ब्रोंक्योस, फिर टर्मिनल ब्रोंक्योस। तो टर्मिनल ब्रोंक्योस तक हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि वो उनका काम बेसिक क्या होता है, कंडक्ट करना, कंडक्ट मतलब लेकर जाना एयर को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ तक, ब्लड तक लेके जाना। उन्होंने क्या किया, कंडक्ट कर दिया, वो कंडक्टिंग पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द पार्ट्स इन व्हाट कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो आप बता देंगे कहाँ तक आते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस तक। वेयर एज मैंने बताया था कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक प्रेजेंट होता है, इनिशियल ब्रोंकियोस तक, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक है, कंडक्ट कहाँ तक हो रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोस तक। और मैंने बताया टर्मिनल ब्रोंकियोस के बाद क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई, क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन या फिर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मैंने बताया कि गैस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के थ्रू, और ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कहाँ आ रहा है, एल्वियोलाई में आ रहा है, ठीक है। तो जो लेवल एक्सचेंज किस लेवल पे हो रहा है, एल्वियोलाई के लेवल पे हो रहा है। तो एक्सचेंज पार्ट में क्या आएगा, एल्वियोलाई और उसका डक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोस तक तो मैंने बता दिया, टर्मिनल ब्रोंकियोस तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद बचा ही क्या, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट मतलब क्या होता है, डक्ट मतलब उसका, डक्ट मतलब होता है कि एक तरह से पैसेज, एल्वियोलाई खुल रहा है, टर्मिनल ब्रोंकियोस को थ्रो एक स्पेस, उस स्पेस को ही बोल रहे हैं क्या हम, एल्वियोलर डक्ट। इसी को क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलाई जो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई जो है वो एक्सचेंज पार्ट में आ जाते हैं। वेरेस कंडक्टिंग पार्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोस से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोस तक होता है। इतना पार्ट आपको याद होना चाहिए, वही यहाँ पे लिखा है।
The part starting from the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct जो होते हैं constitute the respiratory और exchange part. Respiratory part भी बोलते हैं उसको, exchange part भी बोलते हैं. तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में, जहन में अच्छे से फिट होना चाहिए कि क्या exchange part होता है, क्या conducting till terminal bronchioles, conducting till, तो conducting में conducting, ठीक, conducting till terminal bronchiole, conducting थिंग से टर्मिनल ब्रोंकियोस से याद कर सकते हैं आप, कंडक्टिंग से टर्मिनल ब्रोंकियोस और रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज, बस आप याद कर लेंगे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट के, आपको कंडक्टिंग याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. आप बस याद रखिए एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, बस एल्वियोलाई से नाम जो है वही आते हैं, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, इतना तो याद रहेगा. बाकी ऊपर का जो स्ट्रक्चर बचा वो सारा किस में आ जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट में. अब दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है. एक्सचेंज वाले पार्ट का क्या फंक्शन होगा आपको पता है, गैसेस एक्सचेंज करना, मेन फंक्शन उसका वो है कि गैस का एक्सचेंज करना फ्रॉम ब्लड से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड, सिंपल. वेयर एज कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है, ये पूछ लेता है स्टेटमेंट में, ठीक है ना, क्या काम होता है इसका, थ्योरी एग्जाम में भी और इसमें भी स्टेटमेंट बेस में पूछ लेते हैं. कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करना है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लेके जाना, एल्वियोलाई तक ही तो लेके जा रहे हैं, बाद में एक्सचेंज जो एल्वियोलाई कर रहा है. तो ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसपोर्ट करना एयर को फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर को टिल एल्वियोलाई, और उसको क्लियर करना फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है या कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, उन सबको जो है वहाँ पे जो होते हैं लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है उसको किल कर देता है, मतलब फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करना उसको. पहला पार्ट कंडक्ट करना, फिर फॉरेन पार्टिकल से रिमूव करना, साफ फ्रेश एयर चाहिए हमें, ठीक है. तीसरा काम क्या होता है कि उसको ह्यूमिडिफाई करना, जो बाहर का एयर होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है, लंग्स का टेम्परेचर जो है वो अलग है, जिसकी वजह से जो है उसको पहले बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आना रहता है, फिर वहां पे घुसाएंगे उसे ना, तभी तो जा पाएगा, रह पाएगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो कैसे जाएगा, रह पाएगा. तो उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आने का काम कौन करता है, यही ट्यूब्स जो प्रेजेंट है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट का जो कंडक्टिंग पार्ट का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कंडक्टिंग पार्ट में, वो सारे का काम होता है उसको क्या करना, क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल्स के, उसको ह्यूमिडिफाई करना, मतलब उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आ रहा, उसमें नमी, ह्यूमिडिफाई मतलब क्या होता है कि उसमें नमी प्रेजेंट करवाना, जो एक्सटर्नल नोज में जो होते हैं वो हेयर्स फॉलिकल प्रेजेंट है जो कि मॉइस्ट करने का काम करते हैं एयर को, है ना. आपने नेबुलाइजर देखा होगा, तो वो क्या करता है, जब वो नेबुलाइजर से हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, ठीक है, कभी आपने देखा होगा, तो वो मॉइस्ट एयर इनहेल कर रहे हैं हम लोग ताकि वो नॉर्मल, क्योंकि नाक जो है जाम हो गया है, तो जो उसका फंक्शन था वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो ह्यूमिडिफाई करना नहीं कर पा रहा है, तो हम ह्यूमिडिफाइड एयर ही ले रहे हैं डायरेक्टली, मॉइस्ट एयर, है ना. तो इसलिए बेसिकली फंक्शन किसका होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट का जो है फंक्शन. तो हम तो क्या क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टिल एल्वियोलाई, क्लियर करता है इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल से, उसको क्लियर करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है, ठीक है. तो चार मेन फंक्शन है. एक पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट करना एयर को कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेके आना कहाँ तक, एल्वियोलाई तक लेके आना, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज होगा, ठीक. दूसरा फंक्शन की उसको ब्रिंग डाउन टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना. तीसरा फंक्शन क्या होता है, याद करो, तीसरा फंक्शन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल से उसे क्लियर करना, फॉरेन पार्टिकल्स ना प्रेजेंट हो, लंग्स में ना एंटर कर जाए फॉरेन पार्टिकल, ठीक है. और चौथा चीज क्या है कि उसको ह्यूमिडिफाई करना है एयर को, ह्यूमिडिफाई करना है हमको एयर को, ठीक है, मतलब मॉइस्चर उसमें डाल देना है, ठीक है. एकदम रूखा सूखा गरम गरम एयर नहीं डालना है, उसको थोड़ा नमी पैदा करके उसमें ह्यूमिडिफाई करके उसको बॉडी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर तक पहुंचाना. क्या काम होता है, किसका काम होता है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो एक्सचेंज पार्ट होता है इज द साइट ऑफ एक्चुअल, और सॉरी एक्सचेंज पार्ट कह रहा हूँ, कंडक्टिंग पार्ट का एक काम था, वेयर एज एक्सचेंज पार्ट जो होता है इज एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन होता है. तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसेस. तो क्या है एक्चुअल साइट, क्या है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई, बिटवीन ब्लड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स. तो वो क्या है, एक्सचेंज पार्ट. एक्सचेंज पार्ट में क्या आता है, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, ठीक है. यही लिखा है यहाँ पे कि एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, इतनी बात आपको समझ आए, ठीक है. आगे देखते हैं. द लंग आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड, मैंने बता दिया.
और वो एक एयर टाइट चैम्बर है। इस बात को आप नोट करे रखिएगा कि ये एयर टाइट चैम्बर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर होता है क्योंकि आगे एक्सप्लेन करना है मुझको इसी के बेसिस पे कि रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग हम लोग करते कैसे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो द थोरेसिक चैम्बर जो होता है इज फॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पे लिखा है कि थोरेसिक चैम्बर बनता कैसे। तो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये रीड कर लेता हूँ। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर की अगर मैं बात करूँ तो आगे से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग है। तो आगे ये हमारा लंग्स है। दो लंग्स होते हैं अपने पास, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी वजह से कार्डियक इंप्रेशन यहाँ पे पड़ता है, और इस नॉच को बोलते हैं क्या, कार्डियक नॉच। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे बताना, बस ये जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, ये लंग्स के आगे ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारा, वो कैसे फॉर्म हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं। तो नीचे तो हमको पता है नीचे क्या प्रेजेंट है, तो कह सकते हैं इंफीरियरली। नीचे मतलब इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, डोम ऑफ डायफ्राम। क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ठीक, ठीक है। और आगे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम, बोन होती है स्टर्नम, उससे क्या अटैच होता है, रिब्स। रिब्स अटैच होता है ना। बोन होती है स्टर्नम नाम की, उससे जो होता है रिब्स अटैच होते हैं। तो आगे क्या प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के, स्टर्नम। क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। मतलब ये बता होगा आपको कि बॉडी के आगे जो होता है, आगे बॉडी के आगे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एंटीरियर। बॉडी के पीछे जो है प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, मतलब पीछे। और बॉडी के साइड में जहाँ आपके हाथ है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। साइड में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिक शुद्ध हिंदी भाषा में मैंने आपको अच्छे से बता दिए कि आगे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका इंटीरियर बोलेंगे, पीछे पीठ की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, और राइट एंड लेफ्ट में जो हमको दिख रहा है हाथ जहाँ प्रेजेंट है उसको लेटरल बोलेंगे। तो यही पूछता है कि आगे क्या प्रेजेंट है, मतलब एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के, तो क्या बोलेंगे हम, स्टर्नम। पीछे क्या प्रेजेंट है, पीछे मैंने बताया क्या बना, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है भाई, ये रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटल कॉलम, वर्टिब्रेटल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रेटल कॉलम। आगे क्या प्रेजेंट है, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, पोस्टीरियर मतलब क्या, पीछे। और पीछे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रेटल कॉलम। लेटरली क्या प्रेजेंट है, लेटरली मतलब होता क्या है, साइड में। साइड में क्या प्रेजेंट है भाई, क्या दिख रहा है यहाँ पे साइड में, रिब्स। क्या दिख रहा है हमको, रिब्स। बत्ता बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो रिब्स प्रेजेंट है साइड में। तो हमने बता दिया आगे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। आगे क्या बोलते हैं, एंटीरियरली। पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, मतलब पीछे। पीछे मतलब वर्टिब्रेटल कॉलम। साइड में क्या प्रेजेंट है, रिब्स। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं, रिब्स, बत्ता, है ना। तो रिब्स। और इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, इंफीरियरली मतलब नीचे। नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के, डोम ऑफ डायफ्राम यार। डायफ्राम ही तो डिवाइड कर रहा था थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, तो नीचे क्या प्रेजेंट होगा, डायफ्राम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। यही यहाँ पे लिखा है कि थोरेसिक चैम्बर हमारा जो है ये पूछ लेता है यार, आगे क्या किससे बना है, पीछे किससे बना है, नीचे किससे बना है, और साइड से किस कैसे बना है। तो थोरेसिक कैविटी इज फॉर्म डॉर्सली, मतलब पोस्टीरियरली को ही डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल मतलब पीछे। ये जो पोस्टीरियर मैंने बोला उसको डॉर्सल भी बोलते हैं। डॉर्सल मतलब पीठ के साइड, डॉर्सल। डॉर्सली क्या प्रेजेंट है बताओ, वर्टिब्रेटल कॉलम यार। ठीक है, वर्टिब्रेटल कॉलम। वेंट्रली मतलब, एंटीरियरली को वेंट्रल भी बोलते हैं। एंटीरियरली को क्या बोलते हैं, वेंट्रल भी बोलते हैं। वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ठीक है, तो फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिब्रेटल कॉलम। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है, आगे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। लेटरली मतलब साइड में क्या प्रेजेंट है, रिब्स। एंड ऑन लोअर साइड, नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है, डोम ऑफ डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप मतलब क्या होता है पता है, डोम शेप मतलब होता है कि ऐसा, फ्लैट नहीं है, ऐसे कर्व है, डोम, है ना। आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, खासकर इस्लाम धर्म में जो होता है वो किस शेप के होते हैं, डोम शेप के होते हैं। ठीक है,
तो डोम शेप्ड डायफ्राम मतलब थोड़ा सा कर्व्ड है ना, कर्व्ड, डोम शेप्ड डायफ्राम उसको बोलते हैं। फिर द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स ऐसा है कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आया थोरेसिक कैविटी में, तो पल्मोनरी या फिर लंग की कैविटी में भी वो चेंज आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो थोरेसिक कैविटी हमारा बना है पूरा डायग्राम, ये मान लो थोरेसिक कैविटी है पूरा हमारा, तो थोरेसिक कैविटी में थोड़ा सा भी अगर चेंज आया वॉल्यूम में, तो लंग्स में चेंज आएगा वॉल्यूम में। ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो वॉल्यूम, अगर थोरेसिक कैविटी का कम हुआ तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थोरेसिक कैविटी में थोड़ा सा भी वॉल्यूम अगर बढ़ा तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ लंग घटा बढ़ा नहीं सकते, हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करेंगे, जिससे जो है लंग का वॉल्यूम चेंज होगा, और जिसकी वजह से हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ये जो बातें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेंगी। ठीक है, बेसिकली अभी तक ये जानिए कि हम डायरेक्टली जो है वॉल्यूम ऑफ लंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हमको क्या करना पड़ेगा, थोरेसिक कैविटी जो है, जो स्पेस प्रेजेंट है अबाउट द डायफ्राम, वहां पे वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज करेंगे प्रेशर चेंज हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम चेंज करेंगे हम थोरेसिक कैविटी का, जिससे क्या होगा, लंग का वॉल्यूम चेंज होगा, जिसके से लंग के अंदर प्रेशर चेंज होगा, जिसकी वजह से हम सांस ले या फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम ये आगे। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये अरेंजमेंट जो है बहुत ही जरूरी है एसेंशियल के लिए। एज वी कैन नॉट, यही लिखा है यहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम को, मतलब डायरेक्टली लंग वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। पल्मोनरी जहाँ वर्ड है मतलब लंग से रिलेटेड है ना, लंग की बात हो रही है, तो लंग की वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हैं। इस वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग सांस ले ही सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। सो आइए लिखा है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन जो है काफी बड़ा प्रोसेस है, जिसका एक पार्ट है क्या, ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है, रेस्पिरेशन में बेसिकली होता है कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इससे पहले मैं ये सब इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो समझाने के लिए। तो रेस्पिरेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है मैं समझा देता हूँ, फिर आप ये देखिएगा कि क्या लिखा है। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हमने लिया, नोस्ट्रिल के थ्रू गया अंदर, ठीक है, नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर गया, फिर नोस्ट नेजल चैम्बर में गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रेकिया में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, फिर टर्मिनल ब्रोंकल्स, फिर एल्वियोलाई में गया लास्ट में। अरे एल्वियोलाई के बाद ये हमारा एल्वियोलाई है, और ये हमारा ब्लड है। ब्लड में गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया पूरी बॉडी में। सेल को जरूरत थी, सेल को जरूरत थी, ये हमारा सेल है यहाँ पे मान लो कोई, इसको जरूरत थी ऑक्सीजन की। इसके पास ऑक्सीजन क्या था, इसके पास ऑक्सीजन कम था, कार्बन ऑक्सीजन कम था। ऑक्सीजन यहाँ पे था ब्लड में, ब्लड ने क्या दे दिया, सेल को ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड को दे सेल को दे दिया, सेल को दे दिया ऑक्सीजन। अब इसके ये ऑक्सीजन का यूटिलाइज क्या करता है सेल, सेल ऑक्सीजन का कहाँ यूज करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में यूज करता है, मतलब फूड को तोड़ने में। फूड का तोड़ेगा तो क्या रिलीज होगा, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हार्मफुल सब्सटेंस है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो सेल जो है फिर दोबारा इसको किसमें डाल देगा, ब्लड में। तो ये ब्लड जो है फिर दोबारा लेके जाएगा कहाँ, एल्वेलाई के पास। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा ज्यादा अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जाएगा, एल्वेलाई में, क्योंकि एल्वेलाई में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। और ये एल्वेलाई के थ्रू जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन का होता है, मतलब सांस को लेना, मतलब ऑक्सीजन को लेना, फिर उसको ब्लड तक पहुंचाना, और ब्लड के बाद फिर दोबारा उसे कहाँ, टिश्यू तक पहुंचाना या फिर सेल तक पहुंचाना, और टिश्यू या सेल से फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और फिर दोबारा उसको लेके आना ब्लड के थ्रू एल्विलाई तक, और एल्विलाई के थ्रू जो है वो बाहर एक्सेल आउट कर देना कार्बन डाइऑक्साइड को। यही पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन कराता है। ये यूज कहाँ कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करने के लिए। तो ये यहाँ पे प्रोसेस मेंशन है। ये आपको मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेदर देन इसको आप पूरे स्टेप्स को रटें। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स जो है वो क्या होता है कि अरेंज करने के लिए आ जाता है, और ये लैंग्वेज जो है सेम जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज लिखा हो वहाँ पे। ठीक है, हो सकता है एज इट इज लिखा हो, लेकिन चेंज भी कर सकता है। लेकिन बेसिक क्या है कि आपको ये मैकेनिज्म क्लियर कि सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में तो लंग्स के थ्रू जो ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ब्रीदिंग हुआ। ब्रीदिंग में क्या किया हमने, एटमॉस्फेरिक एयर इन इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच एल्वियोलर एज। ब्रीदिंग के दौरान क्या रहा, ब्रीदिंग क्या था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन होगा तो ऑक्सीजन लेंगे, वही यहाँ पे लिखा है कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, और एक्सेल आउट करेंगे जब उसको
एक्सेल आउट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, वो यहाँ पे लिखा है। तो ब्रीदिंग लिख दिया है यहाँ पे, तो ब्रीदिंग में क्या आ जाएगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों, मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, किसके थ्रू, एल्विलाई। और हाँ, मतलब बाहर निकाल देना, ठीक। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दूसरा काम क्या है, जब यहाँ पे आ जा रहे हैं गैसेस, तो गैसेस का क्या हो रहा है, एल्विलाई में आ गया तो डिफ्यूजन हो रहा है, एल्विलाई और ब्लड के बीच में, किसके बीच में हो रहा है, एल्विलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है ये एक्सचेंज। ये चीज आपको ध्यान देना है, किसके किसके बीच में हो रहा है, एल्विलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है ये एक्सचेंज। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का मतलब ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर आना है तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है तो ब्लड से इधर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन, ठीक। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, अब फिर उसके बाद जब ब्लड में आ गया तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, और कहाँ जाएगा, सेल्स या फिर टिश्यूज के पास जाएगा, और टिश्यू के पास फिर दोबारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, वहां पे भी, यहाँ पे भी तो डिफ्यूजन हो रहा था ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर यहाँ डिफ्यूजन हो गया तो फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा ये ब्लड के थ्रू और एलआरआई तक लेके जाएगा, ठीक है। उससे पहले क्या होगा कि सेल के अंदर क्या होगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का, कहाँ, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, फूड को तोड़ने के लिए, एंड रिजल्टेंट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और रिजल्टेंट क्या होगा, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है ऑक्सीडेशन फूड करने के लिए, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इतना बात ही आपको क्लियर होनी चाहिए। इस ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है, देखो यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 12 में, ये आप लोग बहुत काफी अच्छे से पढ़ेंगे, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेसिक ये है कि मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है या फिर वेंटिलेशन हो रही है, स्टेप्स को एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग करना, वेंटिलेशन करना, मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। फिर उसका डिफ्यूजन करना एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, ब्लड में आ गया, ब्लड के थ्रू उसको लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ तक, टिश्यूज तक, टिश्यू पे फिर दोबारा एक्सचेंज कराना, किसका, गैसेस का, ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सेल के अंदर गया तो उसका यूज क्या है, ऑक्सीजन का यूज करेगा कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और रिलीज होगा एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको फिर दोबारा ब्लड में डाल देगा, और ब्लड के थ्रू फिर दोबारा वापस जो है वो एक्सेल आउट हो जाएगा एल्विलाई के, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, काफी लंबी हो गई ये वीडियो, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा चैप्टर अच्छे से, ये टॉपिक अच्छे से। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please like the video if you really get something from this video, and please share it to your friends, and subscribe to the channel, and please comment your query in the comment section में आप लोग अपना क्वेरी या फिर जो भी आपका सजेशन है वो आप लोग डाल सकते हैं। सो एट लास्ट थैंक यू once again।